very warm good morning to all of you, and once again, welcome in my channel for political science. राजनीति विज्ञान के लिए समर्पित इस YouTube चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। राजनीतिक सिद्धांत की श्रृंखला में हम व्यवहारवाद के ऊपर चर्चा कर रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो व्याख्यान में हमने व्यवहारवाद का प्रथम हिस्सा देखा था, जिसमें हमने परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं, जिन्हें आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण से परंपरागत राजनीति विज्ञान की आलोचना के रूप में देखा जाता है, उनका जायज़ा लिया था, उन्हें समझने की कोशिश की थी। आई बटन में या इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस लिंक को फॉलो करके वो उस वीडियो तक जा सकते हैं। आज हम जिस चीज़ की चर्चा करेंगे वो है व्यवहारवाद का अर्थ। आप सभी को विदित है कि व्यवहारवाद की उत्पत्ति या सामाजिक विज्ञानों में व्यवहारवादी क्रांति के उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण थे। उन कारणों की वजह से सामाजिक विज्ञानों में व्यवहारवादी क्रांति आती है, और ये केवल राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही नहीं बल्कि अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी हमें देखने को मिलती है। और ये जो व्यवहारवादी क्रांति है, इसके उद्भव हमें और इसका प्रकटीकरण हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अधिक स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। हालांकि इसके बीच प्रथम विश्व युद्ध के आसपास से ही हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी चर्चा हम खास तौर से राजनीति विज्ञान के संदर्भ में व्यवहारवादी क्रांति के लक्षण या बीज कब देखने को मिलते हैं, इस पर हम व्यवहारवाद के कारण और उदय वाले वीडियो व्याख्यान में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज जिस बिंदु को लेकर हम आपके समक्ष हैं वो है व्यवहारवाद का अर्थ, क्योंकि हमने पिछले वीडियो व्याख्यान में परंपरागत राजनीति विज्ञान में क्या कमियां थीं और क्या ऐसी आलोचनाएं उसकी की जा सकती हैं जिसके आधार पर उसमें सुधार की आवश्यकता महसूस होती है, और व्यवहारवाद उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए एक आंदोलन था। परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो कमजोरियां रहीं और उन कमजोरियों में जो प्रमुख थे वो थी आदर्शात्मक अध्ययन, और ज़्यादातर जो अध्ययन थे वो किन्हीं वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर नहीं किए गए थे, बल्कि व्यक्तियों की खुद की व्यक्तिगत सोच और कल्पना के आधार पर किए गए थे, जिस कारण ऐसे अध्ययन जो है अधिकतर व्यक्तिनिष्ठ अध्ययनों की श्रेणी में आते हैं, और उन अध्ययनों में उन विचारकों अथवा अध्येताओं के खुद के जो दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं मिश्रित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मूल्य सापेक्ष अध्ययन से राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक सिद्धांतों की कल्पना करना मुश्किल हो जाता था, और ऐसे सिद्धांत जो है क्योंकि अपरिष्कृत विधियों के द्वारा किए जाते थे, तो कहीं ना कहीं ये समस्याओं के निदान में अथवा भविष्यवाणी करने की क्षमता से या किन्हीं घटनाओं का ठीक कारण विश्लेषित करने में या समझा पाने में हमेशा अक्षम सिद्ध होते थे। तो इन्हीं सब स्थितियों से छुटकारा पाने के लिए और राजनीति को एक वास्तव में विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए व्यवहारवादी क्रांति के माध्यम से प्रयास राजनीति विज्ञान में हमें देखने को मिलते हैं। तो व्यवहारवादी जो वीडियो सीरीज़ है उसमें ये आज का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम व्यवहारवाद का अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्यवहारवाद को किन रूपों में लिया जाता है। तो आइए चलिए चलते हैं और जानते हैं कि व्यवहारवाद का वास्तव में अर्थ क्या है। सबसे पहले हम व्यवहारवाद के परिचय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लगभग सभी सामाजिक विज्ञान में और साथ ही राजनीतिक विज्ञान में परंपरागत अध्ययन के प्रति असंतोष के कारण एक क्रांति की शुरुआत हुई, और इस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। अब यह व्यवहारवाद, चाहे इसे आप दृष्टिकोण कहें या उपागम, यह राजनीति विज्ञान के तथ्यों को देखने का एक नया नज़रिया प्रदान करता है, और इस नए नज़रिए से या इस नए दृष्टिकोण से ही राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन, या जिसे हम आधुनिक राजनीति विज्ञान कहते हैं, का जन्म होता है। तो ये काफ़ी सिंपल शब्दों में हमने यहाँ पर इस चीज़ को अंकित किया है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो प्रारंभ है, या एक तरीके से ये कहा जाए
तो ये व्यवहारवादी आंदोलन के समकक्ष ही माना जाता है। और इसी को अगर हम दूसरे तरीके से कहना चाहें तो व्यवहारवादी क्रांति ही वो एक ऐसा घटना थी सामाजिक विज्ञानों में या राजनीतिक विज्ञानों में जिन्होंने परंपरागत और आधुनिकता के बीच में एक विभाजक रेखा खींची थी। हालांकि आधुनिक काल में भी परंपरागत दृष्टिकोण से ही काफ़ी सारे अध्ययन हमें देखने को मिलते हैं और काफ़ी सारे विचारक जो है कालक्रम के अनुसार भी आधुनिक होते हुए भी उनकी जो पद्धतियां हैं वो परंपरागत ही रही थी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो व्यवहारवाद का जो बोलबाला था, राजनीतिक घटनाओं को या राजनीतिक तथ्यों को व्यवहार के संदर्भ में देखने की जो मांग थी वो हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जोर पकड़ती दिखाई देती है। और उसी चीज़ को हमने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। अब देखिए, हालांकि आधुनिक राजनीति विज्ञान व्यवहारवादी दृष्टिकोण से अधिक विस्तार लिए हुए है। केवल व्यवहारवाद ही आधुनिक राजनीति विज्ञान का पर्याय नहीं है, बल्कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में अन्य भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें चाहे निर्णय प्रक्रिया की बात की जाए अथवा व्यवस्था सिद्धांत को भी हम इस श्रेणी में क्रम में रख सकते हैं, या कई सारी जो नई थ्योरीज आई जो कि व्यवहारवाद से भी आगे जाती हैं, वो भी सब आधुनिक राजनीति विज्ञान का हिस्सा है। किंतु सभी जो सिद्धांत थे उनके वैज्ञानिकीकरण करने के लिए एक जो दृष्टिकोण की जब बात होती है तो यहाँ पर व्यवहारवाद हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जो भी अध्ययन किया जाएगा उसमें अध्ययन की मूल इकाई क्या होगी और किन आधारों पर राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या की जाएगी, कैसे उसको सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिद्धांतों और लक्ष्यों में जो संबंध था वो हमें व्यवहारवाद के माध्यम से स्थापित होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये बात हमने पहले भी स्पष्ट की है कि व्यवहारवादी क्रांति नए राजनीति विज्ञान या आधुनिक राजनीति विज्ञान के साथ इतनी निकट से जुड़ी हुई है कि इसे राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर कहा जा सकता है, या कई मायनों में व्यवहारवादी दृष्टिकोण आधुनिक राजनीति विज्ञान के पर्याय के रूप में भी कई स्थानों पर प्रयोग में लाया जाता है। और कहा भी ये जाता है कि वास्तव में आधुनिक राजनीति विज्ञान व्यवहारवादी क्रांति से ही प्रारंभ होता है, व्यवहारवाद के प्रयोग से ही शुरू होता है। परिचय के अंतर्गत व्यवहारवाद या उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक विशिष्ट तरीका है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना जरूरी है कि व्यवहारवाद का तात्पर्य क्या है। तो व्यवहार से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के ऐसे क्रियाएं जो कि जिसको हम बाहर से देख सकते हैं उसको यहाँ पर व्यवहार के रूप में अंकित किया गया है। तो ये राजनीतिक जो तथ्य हैं उनकी जो व्याख्या है और उनका जो विश्लेषण है उनका एक तरीका है उन सभी घटनाओं को और तथ्यों को व्यक्तियों के व्यवहार के संदर्भ में समझने का यह एक आग्रह है, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिकी राजवैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। तो सामाजिक विज्ञानों में या कहें राजनीतिक विज्ञान में यदि व्यवहारवादी क्रांति का जो श्रेय है वो जाता है अमेरिकी राजवैज्ञानिकों द्वारा। और हालांकि इससे पहले भी ग्राहम वलास और ब्रैडले आदि की रचनाओं में हमें इसके बीच देखने को मिलते हैं, जिसकी विस्तार से चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। यह उपागम दृष्टिकोण जो है राजनीति विज्ञान के संदर्भ में मुख्यतः अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर किया जा सकता है। तो व्यवहारवादी क्रांति का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहारवाद के माध्यम से व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में सिद्धांत निर्माण का एक प्रयास है और इस सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाएगा, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा, ताकि जो निष्कर्ष प्राप्त हो, जो सैद्धांतिकरण विषय का हो, वो प्राकृतिक विज्ञान के स्तर तक पहुंच पाए। तो जिस तरह से कार्य और कारण के बीच में स्पष्ट संबंध हमें प्राकृतिक विज्ञानों में यानी कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान में देखने को मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार के कार्य कारण संबंध और घटनाओं के स्पष्टीकरण की क्षमता सैद्धांतिक आधार पर राजनीति विज्ञान भी हासिल कर सके, यही उद्देश्य व्यवहारवाद के पीछे था। और जितने भी व्यवहारवादी विद्वान या विचारक, अध्येता, समर्थक हुए हैं, उन सब का यही लक्ष्य था कि हमें राजनीति का विज्ञान निर्मित करना है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
उनको अनुभव हुआ कि जब राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं तेजी से बदल रही थी तो वहाँ पर राजवैज्ञानिकों को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि एक राजनेता को मिला या राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मिला। वहाँ पर राजवैज्ञानिकों को, जो कि ये दावा करते थे कि राजनीति विज्ञान से अधिक के संबंध में जो ज्ञान है उनसे अधिक किसी के पास नहीं है, किंतु उनको वो सम्मानजनक स्थान और वो पूछ नहीं मिली जिसकी वो आकांक्षा रखते थे। उनका ये सोच थी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की या बदलते हुए राजनीतिक घटनाओं के संदर्भ में निश्चित रूप से उनसे कंसल्ट किया जाएगा, उनसे बात की जाएगी, उनसे राय ली जाएगी। किंतु उस परिस्थिति में राजनीति विज्ञान के जो विचारक हुए थे उन्हें इस बात का आभास हुआ कि उनके पास ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है जिनके माध्यम से वो राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या कर सकें और साथ ही साथ इन घटनाओं से जूझने का, इनके समस्या के इस समाधान का कोई उपाय सुझा सके। तो ये बात कहीं ना कहीं परंपरागत राजनीति विज्ञान की कमी के रूप में उन्हें इसका आभास हुआ और इसको दूर करने का बीड़ा उन्होंने व्यवहारवादी क्रांति से उठाने का जो है निश्चय किया। और उसी का प्रयास हमें शिकागो के रूप में देखने को मिलता है। शिकागो जो स्कूल था, यानी कि शिकागो जो कि राजनीति विज्ञान का केंद्र था, चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में व्यवहारवादी क्रांति का एक उद्गम स्थल राजनीति विज्ञान में हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिला के उसका उद्देश्य ये था कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में लाया जाए और उस स्तर के वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण राजनीति विज्ञान में भी किया जाए। इन्हीं उद्देश्यों के साथ में व्यवहारवादी क्रांति का पदार्पण जो है राजनीति विज्ञान में हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में देखने को मिलता है और यहीं से और इसी नई पद्धति के आधार पर निर्मित राजनीतिक विज्ञान को हम आधुनिक राजनीति विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, व्यवहारवाद अनुभवात्मक और क्रियात्मक है, यानी कि व्यवहार का जो पर्यवेक्षण है वो अनुभवात्मक तरीके से किया जाएगा, एम्पिरिकल मेथड से किया जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि अनुभवात्मक जो शब्द है वो आपको जब भी आप व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे आपको बार बार सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि अनुभवात्मक से तात्पर्य क्या है। हालांकि बहुत आसानी से इसका अर्थ समझ में आता है कि अनुभव क्या होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है, किंतु पारिभाषिक अर्थों में अगर बात की जाए तो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाला जो विज्ञान है हम उसको अनुभवात्मक ज्ञान कहते हैं, यानी कि एम्पिरिकल नॉलेज कहते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं उनके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको अनुभव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ व्यवहारवाद अनुभवात्मकता से काफ़ी नज़दीक से जुड़ा हुआ है। तो जब हम व्यवहारवाद के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन कर देंगे, यानी कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का पर्यवेक्षण करेंगे, तो वो हम स्वयं उपस्थित होकर करेंगे, यानी कि अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करेंगे, जिसको कि हम एम्पिरिकल नॉलेज कहेंगे या अनुभवात्मक पद्धति कहेंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है कि व्यवहारवाद जो है वो अनुभवात्मक और क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्तिगत मूल्यों और कल्पना आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। आपने पिछले वीडियो व्याख्यान में इस बात को कई बार सुना होगा कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक विशेषता और आधुनिक दृष्टिकोण से एक आलोचना ये रही है कि इसमें जो है व्यक्तिगत मूल्यों और कल्पनाओं को स्थान दिया जाता है। जो भी अध्येता थे उनके जो व्यक्तिगत विचार और दृष्टिकोण थे कहीं ना कहीं वो उनके अध्ययन में मिश्रित हो जाते थे और इस तरह से उनका जो अध्ययन है या उसके जो निष्कर्ष है वो सत्यता से दूर हो जाते थे और उनके अपने बायस्ड होने के कारण, यानी कि पक्षपात करने के कारण ऐसे सिद्धांतों को वैज्ञानिक तो कतई नहीं माना जा सकता। तो ये एक कमी जो हमें परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों में देखने को मिलती है उसको दूर करने का प्रयास यहाँ पर आधुनिक यानी कि व्यवहारवादी क्रांति के माध्यम से किया गया। और व्यवहारवाद इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि इसमें व्यक्तिगत मूल्यों यानी कि आपकी खुद की सोच और कल्पना का कोई स्थान आपके अध्ययन में नहीं होगा। अब व्यवहारवादी इसी दृष्टिकोण से परंपरावादी राजनीति विज्ञान को जो है राज्य की कानूनी एवं दार्शनिक सीमाओं में बांधने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि परंपरागत राजनीति विज्ञान जो कि मूलतः संस्थात्मक, औपचारिक और कानूनी अध्ययन था, अब
आधुनिक राजनीति विज्ञान व्यवहारवादी क्रांति के अंतर्गत इन सब सीमाओं को तोड़ना चाहता है, यानी कि राजनीति विज्ञान मात्र राज्य का, सरकार का या व्यक्ति का अध्ययन नहीं है, बल्कि अब वो इन संस्थाओं का अध्ययन इनके अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में करना चाहता है, ताकि इन संस्थाओं का ठीक ठीक कार्यकरण का अंदाज़ा लगाया जा सके और उस आधार पर एक सत्य निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। व्यवहारवाद के अनुसार राज्य के बाहर भी जो है सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की संस्थाएं और सत्ताएं मौजूद है, और इन सब को प्रेरित करने वाला जो मानसिक व्यवहार है उसका अध्ययन अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी संस्था हो, चाहे सरकार की बात करें या सरकार के अधीन अन्य राजनीतिक संस्थाओं की बात करें, ये संस्थाओं के अंतर्गत जो व्यक्ति कार्य करते हैं, वास्तव में उन संस्थाओं का कार्य उस रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि संस्था के औपचारिक और कानूनी नियमों के रूप में। इसी चीज़ को हमने आगे एक उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश करी है, और इसके लिए हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में जो गवर्नर का पद है उसको शामिल किया है, उसको उदाहरण के लिए लिया है, जिसके माध्यम से हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझ सकें कि किस तरह से कानूनी और संस्थात्मक अध्ययन वास्तविक राजनीतिक व्यवहार के अध्ययनों से पृथक हो सकते हैं। तो इसको हम देखने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हमने बात की भारत में राज्यों के गवर्नर की, जिसको कि हम राज्यपाल कहते हैं। तो राज्यपाल का पद आप सभी जानते हैं कि एक संवैधानिक पद है, और जिसका मुख्य कार्य है संविधान के अनुसार राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। यदि हम परंपरागत यानी कि कानूनी और औपचारिक संस्थात्मक अध्ययन करेंगे तो हमारा निष्कर्ष किस तरह का होगा वो हमने यहाँ पर लिखा है। तो हमारा निष्कर्ष होगा कि राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होने के कारण मुख्यमंत्री की सलाह से संविधान के अनुसार कार्य करता है, एवं जो राज्य की राजनीति है या जो भी राजनीति है उससे वो अपने आप को अलग रखता है, क्योंकि वो एक संवैधानिक प्रमुख है और उसका कार्य दिन प्रतिदिन की राजनीति से दूर रहना है और संविधान के अनुसार और नियमों के अधीन उसको कार्य करना है। तो ये जब हम औपचारिक अध्ययन यानी कि कानूनी अध्ययन करेंगे या राज्यपाल के पद का अध्ययन करेंगे, तो निश्चित है कि हम संविधान के माध्यम से या अन्य जो नियम कानून और कायदे राज्यपाल के संदर्भ में बने हुए हैं उन सब का औपचारिक अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि वास्तव में राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होने के कारण मुख्यमंत्री की सलाह से काम करता है और राजनीति से पृथक रखता है। ये हुआ हमारा औपचारिक और कानूनी अध्ययन, जो कि हमने राज्यपाल नाम की संस्था का संविधान के माध्यम से किया। अब जरूरी नहीं है कि हर राज्यपाल इसी तरह से कार्य करता हो सकता है जब हम यथार्थ से वादी तरीके से राज्यपाल के कार्यकरण का अध्ययन करते हैं। हमने इस परंपरागत अध्ययन में केवल राज्यपाल के पद की बात की, राज्यपाल के संस्थात्मक अध्ययन की बात की। हमने राज्यपाल के रूप में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वास्तव में राज्यपाल का पद वैसा ही कार्य करेगा, इस बात को व्यवहारवाद देखने की कोशिश करता है। यानी कि वो गवर्नर के पद के अध्ययन तो करता ही है, लेकिन वास्तव में उस पद को धारित करने वाले व्यक्तियों या व्यक्ति के जो व्यवहार है उसके आधार पर वो राज्यपाल के कार्य प्रणाली का जायज़ा लेने की कोशिश करता है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है। अगर यही राज्यपाल का यानी कि गवर्नर का व्यवहारवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए तो इस अध्ययन में राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार और उस व्यवहार के प्रेरक तत्वों का अध्ययन शामिल होगा। और जब उन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे तो हम ये पाते हैं कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट और इशारे पर कार्य करता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जब राज्यपाल ने न केवल अपने संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं को तोड़ा है, बल्कि दिन प्रतिदिन की राज्य की जो राजनीति है उसमें भी अपने आप को संलिप्त किया है। और कई स्थानों पर कई उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि जहां पर राज्यपाल ने जो है केंद्र के इशारे पर यानी कि केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य करते हुए राज्य सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की है। तो ये वास्तविकता है। और पहले जो पार्ट आप देख पा रहे हैं परंपरागत अध्ययन वाला, उसमें केवल औपचारिक प्रधान के रूप में वो हमारे सामने आता है, लेकिन व्यवहारवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर हम ये पाते हैं कि राज्यपाल अधिकांश मामलों में केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है और उनके इशारे पर ही
राज्य की सरकारों को अस्थिर करने के कई सारे उदाहरण भारत की राज व्यवस्था में हमें देखने को मिलते हैं, जिसका आप इतिहास से अध्ययन कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे आपको भारतीय राजनीति में उदाहरण मिल जाएंगे जब राज्यपाल ने अपनी संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करके केंद्र के इशारे पर राज्य की सरकारों को अस्थिर किया है। तो ये चीज़ जो है ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण से ही पता की जा सकती है। हमने बात की व्यवहार की और प्रेरक तत्वों की, तो यहाँ पर अगर प्रेरक तत्व की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि उसकी इच्छा के अनुरूप ही विद्यमान रह सकता है, वहीं तक बना रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि राज्यपाल के पद पे बने रहने का संबंध राष्ट्रपति की इच्छा से है और राष्ट्रपति की इच्छा का वास्तविक अर्थ होता है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की इच्छा, यानी कि प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी एक मजबूरी आप कह सकते हैं बन जाती है कि वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करे यदि उसे अपने पद पर बने रहना है। तो ये व्यवहारवादी अध्ययन हुआ और परंपरागत अध्ययन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अंतर हमने समझाने की कोशिश की है कि क्यों परंपरागत राजनीति विज्ञान के संस्थात्मक, कानूनी और औपचारिक अध्ययन अक्सर अपर्याप्त सिद्ध हुए और सत्य से भी काफ़ी दूर हमें दिखाई देते हैं। किंतु व्यवहारवादी दृष्टिकोण से किए जाने वाले अध्ययन में हम राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करके वास्तव में वो किस तरह से कार्य कर रहा है या किन तत्वों से प्रभावित होकर वो कार्य कर रहा है, इस बात को समझ सकते हैं और हमारे अध्ययन निष्कर्ष को हम वास्तविकता के नज़दीक ले जा सकते हैं और एक वैज्ञानिक सिद्धांत की श्रेणी में हम उसको लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संविधान को जो है कई बार कई उदाहरणों में गवर्नरों के द्वारा अपनी उंगली पर यहाँ पर हमने दिखाया, यानी कि इसका संकेत ये है कि कई बार गवर्नरों ने अपने संविधान के द्वारा लगाई गई सीमाओं का अतिक्रमण करके केंद्र सरकार के इशारों पर कार्य किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब बात करेंगे हम परिभाषाओं की कि औपचारिक रूप से व्यवहारवाद को किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड ईस्टन और उनका कहना ये है कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं और आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। काफ़ी सिंपल सी परिभाषा है, आसानी से समझ में आ सकती है और इसकी डिटेल हमने इससे पूर्व में उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। तो उस उदाहरण को इस परिभाषा के संदर्भ में आप अगर रख कर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। बात करेंगे अगली परिभाषा की जो कि सिबली की है। वो ये कहते हैं कि अमेरिकी राज्य वैज्ञानिक उदारवाद व्यवहारवाद के संदर्भ में परीक्षण योग्य वैज्ञानिक सिद्धांत तथा उसके सत्यापन प्रक्रिया दोनों को ही अपनाने पर जोर देते हैं ताकि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति राजनीति का एक विज्ञान बन जाए। इस संदर्भ में उनकी दृढ़ धारणा है कि अवधारणाएं, पद्धतियां, सिद्धांत आदि सभी कुछ प्राकृतिक विज्ञानों के स्तर पर लाए जा सकते हैं। इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि राजनीति में व्यक्ति के व्यवहार की समग्रता का अध्ययन हो। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से सिबली राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के एक समकक्ष लाने के लिए उसकी सभी अवधारणाओं, पद्धतियों और सिद्धांतों को उसी स्तर पर लाने की बात कह रहे हैं और जिसका उद्देश्य और प्रयोजन ये है कि राजनीति में व्यक्ति के व्यवहार को समग्रता से देखा जाए, यानी कि उन सभी परिस्थितियों और प्रेरक तत्वों को जानने की कोशिश की जाए जो उसके राजनीतिक व्यवहार का निर्धारण करते हैं। तभी हम वास्तव में किसी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के सही कारणों को जान पाएंगे जब हम उसका समग्रता में अध्ययन करेंगे। इसी बात को डेविड ट्रूमैन ने अपने शब्दों में यहाँ पर रखा है कि अनुसंधान व्यवस्थित हो तथा उसके साथ उसका प्रमुख जोर आनुभविक प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिए, यानी कि अध्येता के अनुभव के आधार पर ही अध्ययन किया जाना चाहिए। और अनुभवात्मक अध्ययन प्रणाली क्या है इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान को हम अनुभवात्मक ज्ञान कहते हैं। तो अनुभवात्मक प्रणालियों के प्रयोग की यहाँ पर वकालत जो है डेविड ट्रूमैन के द्वारा की गई है।
रॉबर्ट डहल एक ऐसा नाम है जिसने व्यवहारवाद के क्षेत्र में इसके अर्थ के स्थिरीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। तो इसी संदर्भ में यहाँ पर हम रॉबर्ट डहल के व्यवहारवाद के संदर्भ में विवेचना को जानने की कोशिश करते हैं। इसको हमने 6 बिंदुओं के अंतर्गत अंकित किया है। देखते हैं एक एक बिंदु। यह एक विरोध आंदोलन है, यानी कि व्यवहारवाद एक विरोध आंदोलन है जिससे अनेक राजवैज्ञानिक विशेषकर अमरीकी संबंधित हैं जो परंपरागत राजनीति विज्ञान से असंतुष्ट हैं। तो हमने पहले भी निवेदन किया था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की कमियों के फलस्वरूप ही आधुनिक राजनीति विज्ञान हमें देखने को मिलता है। तो ये बात यहाँ पर रॉबर्ट डहल के विचारों में भी हमें देखने को मिलती है। यह परंपरागत राजनीति विज्ञान के उपागम, यानी कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो दृष्टिकोण होते थे, जो अध्ययन की प्रणालियाँ होती थी, ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक और संस्थात्मक आदि के विरुद्ध भी एक प्रतिक्रिया है। यानी कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन होते थे, या तो उसमें वर्णन किया जाता था या उसका ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता था, यानी कि इतिहास में वो संस्था किस तरह की रही है उसका अध्ययन किया जाता था, अथवा दार्शनिक दृष्टिकोण को लिया जाता था, अर्थात कि क्या होना चाहिए इस पर बात की जाती थी। और जब क्या होना चाहिए की बात की जाती है तो निश्चित रूप से यहाँ एक आदर्शात्मक अध्ययन हमें देखने को मिलता है। और जब आदर्श की बात होती है तो हर व्यक्ति का आदर्श अलग अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में मत विभिन्नता आना स्वाभाविक है, और ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता के रूप में भी हमने देखा था। तो इन सब कमियों के फलस्वरूप ही व्यवहारवादी क्रांति राजनीति विज्ञान में आती है, ऐसा रॉबर्ट डहल का कहना है। अगले बिंदु पर बात करते हैं। व्यवहारवादी यह मानते हैं कि कतिपय नवीन पद्धतियों एवं उपागमों का विकास किया जा सकता है जिनकी सहायता से राजनीति विज्ञान में आनुभविक प्रस्तावनाओं और कुछ सीमा तक व्यवस्थित सिद्धांतों का विकास संभव है। जैसे कि सारी चर्चा में हमने देखा कि मुख्य उद्देश्य है राजनीति के विज्ञान का विकास करना, उस तरह के सिद्धांतों का विकास करना जो वैज्ञानिक स्तर के हों। तो जाहिर सी बात है कि आनुभविक प्रस्तावनाओं, यानी कि ऐसी संकल्पनाओं जिनका निर्माण अनुभविक अध्ययनों के आधार पर किया गया है, आवश्यक हो जाती हैं। और इन संकल्पनाओं और प्रस्तावनाओं के आधार पर ही हम राजनीति के वैज्ञानिक स्तर के सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। अगले बिंदु की बात करते हैं। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य यह राजनीतिक अध्ययन को अन्य विषयों में विकसित सिद्धांतों, पद्धति, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना चाहता है। तो इसी को एक शब्द में हम अंतःअनुशासनात्मक दृष्टिकोण कह सकते हैं। यानी कि अन्य सामाजिक विज्ञानों में या अन्य ज्ञान राशियों में जो पद्धतियाँ विकसित की गई हैं, जो सिद्धांत विकसित किए गए हैं, जो दृष्टिकोण डेवलप किए गए हैं, उनको हम राजनीति विज्ञान में प्रयोग करके वैज्ञानिक स्तर के सिद्धांतों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को यहाँ पर रॉबर्ट डहल अपने इस तृतीय बिंदु के माध्यम से हमने दर्शाने की कोशिश की है। बात करेंगे चौथे बिंदु की। यह राजनीति विज्ञान के अनुभव तथ्यों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं काफ़ी विस्तार से। पांचवें बिंदु की बात करते हैं कि यह प्रशासन संबंधी सभी घटनाओं को मनुष्य के ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करता है जिसका पर्यवेक्षण किया जा सकता है। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। गवर्नर के उदाहरण के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि व्यवहारवाद जो है प्रशासन संबंधी सभी घटनाओं को मनुष्य के व्यवहार के रूप में समझने की कोशिश करता है। और यह व्यवहार कैसा है? यह व्यवहार ऐसा है जिसको कि देखा जा सकता है, यानी कि जिसको अनुभव जिसका किया जा सकता है। ऐसे व्यवहार के अध्ययन के आधार पर ही सिद्धांत के गठन की बात यहाँ पर राजनीति विज्ञान, यानी कि आधुनिक राजनीति विज्ञान करना चाहता है। छठे पॉइंट की बात करेंगे। व्यवहारवाद विषय के अनुभविक तथ्यों को वैज्ञानिक बनाने का एक प्रयास है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के अनुभव पक्ष को ऐसी प्रणाली, सिद्धांतों और कसौटियों के द्वारा जो कि आधुनिक अनुभवी विज्ञान के रूप में स्थापित किया जा सके। तो इसका कमोवेश वही अर्थ है जो कि हम पहले से चर्चा जिस पर हम कर रहे हैं कि उद्देश्य ये है कि राजनीति के का आनुभविक अध्ययन किया जाए। उस आनुभविक अध्ययन के आधार पर जो है एम्पिरिकल कॉन्सेप्ट्स का निर्माण किया जाए और उसी आधार पर वैज्ञानिक स्तर के सिद्धांतों और कसौटियों का निर्माण भी किया जाए। तो यही सब प्रयास हमें आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के अंतर्गत समाहित दिखाई देते हैं। यही बात रॉबर्ट डहल अपने विचारों में कहता है। तो अंत में अब संक्षेप की ओर चलेंगे, समअप की ओर चलेंगे, निष्कर्ष की बात करेंगे कि वास्तव में हमने व्यवहारवाद के जो विभिन्न पहलू थे और विभिन्न विचारकों के द्वारा और प्रणेताओं के द्वारा जो बात व्यवहारवाद के संदर्भ में की गई उसको देखा, समझा
और विश्लेषित करने का प्रयास किया। तो एक निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं संक्षेप में, व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जो राजनीतिक घटनाओं को पर्यवेक्षण योग्य मानव व्यवहार के सिद्धांतों के आधार पर समझने का प्रयास करता है, जिसका लक्ष्य विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों, नए तथ्यों और एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास को प्राप्त करना है। अगला जो बिंदु है निष्कर्ष के रूप में आप इसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि व्यवहारवाद राजनीति के विज्ञान को वास्तव में प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष प्रतिस्थापित करने हेतु वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण की एक योजना है, ताकि राजनीति को भी प्राकृतिक विज्ञान की तरह सिद्धांतों से अभिव्यक्त किया जा सके और इस आधार पर भविष्यवाणी की क्षमता प्राप्त की जा सके। तो पहला जो निष्कर्ष है वो काफ़ी हद तक व्यवहारवाद को विश्लेषित करके समझाने की कोशिश करता है, और दूसरा जो बिंदु है वो व्यवहारवाद के उद्देश्य के बारे में बात करता है और अपने लक्ष्य की बात करता है कि किस तरह के उद्देश्य और लक्ष्य व्यवहारवादी क्रांति के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमने आज राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो व्यवहारवादी क्रांति है उसके अर्थ को समझने की कोशिश की, उसको विश्लेषित करने की कोशिश की। रॉबर्ट डहल की हमने बात की, डेविड ईस्टन की हमने बात की, सिबली की हमने बात की, और जब हम अगला वीडियो व्याख्यान बनाएंगे जिसके अंतर्गत हम इसका उदय और विकास के कारण, यानी कि व्यवहारवाद किन कारणों की वजह से उत्पन्न हुआ और उसका विकास कहाँ पर किन के द्वारा किया गया, उसको देखने और जानने की कोशिश भी करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो निश्चित है कि मैं उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे इस चैनल को। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और अन्य जो आपके मित्र हैं जो राजनीति विज्ञान को लेकर अपना कैरियर निर्माण करना चाहते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, अथवा जो एकेडमिक डिग्रियां ले रहे हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन की हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, या वो नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये वीडियो व्याख्यान व्यवहारवाद का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने में सफल होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक करके अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। वीडियो में बने रहने के लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो।